नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपक सिंह आपके सामने हाजिर हूं एक सफलता और उसके पीछे बहुत सारे संघर्ष की बात करने के लिए। और ये सारी बातें अपनी बयां करेंगी अलीशा खान, जो बिलोंग करती हैं यूपी शहर से। इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया है और फिर फाइनली सफलता इनके हाथ लगी है। तो आइए पहले संघर्ष फिर सफलता को सुनते हैं अलीशा के मुंह जुबानी से खुद। तो वेलकम अलीशा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बिल्कुल ठीक है अभी। तो चलिए सबसे पहले दर्शकों को इंट्रोड्यूस करिए कि आपने कहाँ से बीएससी किया, एमएससी किया और फिर फाइनली कैसे सीएसआईआर में आने की कोशिश की। ओके सर, माई सेल्फ अलीशा खान, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, लखनऊ यूपी। एंड मैंने अपना बीएससी बायोटेक वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से किया। देन मैंने एमएससी बायोटेक डीवाई पाटिल पुणे से किया और फिर 2022 में ही मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया अपना। एंड वाइल डूइंग डिसर्टेशन फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी मुझे आईफास पुणे के बारे में पता चला, तो मैंने आफ्टर पासिंग आउट माई मास्टर्स मैंने यहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। ठीक है, लेकिन वो होता है ना कि एमएससी से पहले कि सीएसआईआर का पता चलना या फिर फैमिली। अच्छा पहले ये बताइए कि फैमिली में पिताजी क्या करते हैं और मम्मी क्या करती हैं। मेरे फादर रिटायर्ड हैं, वो रेलवे में वर्क करते थे। एंड बड़े भैया हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं और जो छोटा भाई है वो भी स्टडी कर रहा है और मम्मी हाउसवाइफ है। ठीक है, तो फैमिली में तो कोई भी इस फील्ड में है भी नहीं, तो फिर सीएसआईआर आने का कैसे सोच लिया? क्योंकि सीएसआईआर तो पूरा रिसर्च फील्ड है, या फिर आप पीएचडी करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिसर्च वर्क में ज्वाइन करना होगा, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जा सकते हैं। तो फिर यस सर, एक्चुअली मेरे भैया हैं, मतलब नेबर है वो अभी साइंटिस्ट है यूएस में, तो उनसे मैं गाइडेंस लेती रहती हूँ। उन्होंने ही मुझे सीएसआईआर के लिए बोला था कि आपको ये प्रिपरेशन करनी चाहिए। और बिकॉज मेरे मास्टर्स ग्रेजुएशन सब कुछ बायोटेक में है, विच इज़ जो रिसर्च के लिए ही मोटिवेट कर रहा था मुझे भी, तो उन्होंने ही मुझे गाइडेंस दिया फॉर प्रिपेयरिंग सीएसआईआर। ठीक है, तो कभी ऐसा मन में ख्याल नहीं आया कि एमएससी के बाद सीधा सीधा जॉब कर लेते हैं, जल्दी ही स्टेबल हो जाएंगे? आया है सर काफ़ी बार ये थॉट्स, बिकॉज जितने मेरे साथ वाले थे, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, सब लोग जॉब कर रहे थे। बट फिर भैया मोटिवेट करते रहते थे दैट यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, तो उसके लिए हार्ड वर्क भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए। ओके, तो ये सारे सोचते हुए आपने फिर सीएसआईआर ज्वाइन किया। yes. तो ठीक है, चलिए। और ये बताना चाहूँगा मैं आपको कि अलीशा ने बायोटेक किया था, ठीक है, एमएससी में भी बायोटेक था, ठीक है, लेकिन आपने सुना कि ये राजस्थान से अपना बीएससी किया इन्होंने, फिर महाराष्ट्र आ गई, तो ये कैसे इतना मतलब बदल रहा था जगह? सर कोविड, बिकॉज ऑफ मेरा मास्टर जो ग्रेजुएशन हुआ वो 2020 में हुआ बीएससी, एंड देन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल द यूनिवर्सिटी विच इज गवर्नमेंट एग्जाम जीएडीबी। एंड देन मेरा वो क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ था। आई वाज थिंकिंग टू कंटिन्यू द प्रिपरेशन, बट देन मुझे सजेशन दिया मेरे ब्रदर ने कि यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम लाइक साउथ इफ यू वांट टू परस्यू। तो उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया, तो मैंने एंट्रेंस वगैरह दिया था एट दैट मोमेंट, तो एंट्रेंस हो गया, देन आई स्टार्टेड डूइंग मास्टर्स। चलिए ठीक है, तो फिर सीएसआईआर सीधा सीधा आपने आईएफएस भी ज्वाइन कर लिया, या फिर आप उससे पहले खुद से प्रिपरेशन किया था कुछ समय के लिए? वो होता है ना कि कई लोग सोचते हैं कि चलो ये एक बार पहले करके देखते हैं खुद से और उसके बाद फिर देखेंगे जो होगा, तो आपके मन में क्या आया था? यस सर, एक्चुअली मेरा मास्टर्स हुआ तो मैंने प्रिपरेशन खुद से करने का सोचा, और बट मैंने फिर ऑनलाइन आईफास के बारे में पता चला था, तो मैंने ऑनलाइन एडमिशन लिया था। तो आईफास से ऑनलाइन ज्वाइन किया था मैंने। तो वो रिकॉर्डिंग था या लाइव था? नहीं सर, लाइव था। ओके, और आईएफएस के बारे में आपको कैसे पता चल गया? आईएफएस के बारे में सर, मैं जहाँ से डिसर्टेशन कर रही थी, भैया जो गाइड करते थे हमको, पीएचडी स्कॉलर थे, उन्होंने मुझे आईएफएस के बारे में बताया था। ठीक है, तो ऑनलाइन के बारे में आपको वहां से पता चला, देन आपने ऑनलाइन लाइव ज्वाइन कर लिया। तो फिर लाइव ज्वाइन करने के बाद फिर आपके ने एग्जाम दिया होगा? यस सर। तो इस एग्जाम में आपने पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया या फिर?
लास्ट ऑनलाइन ज्वाइन करने के बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था लास्ट ईयर सितंबर में, 2022 सितंबर। ओके, तो वो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। ठीक एंड है। देन आफ्टर देन मैंने स्विच किया, क्योंकि मुझे जितना खुद से रियलाइजेशन हो रहा था कि आई वाज नॉट गिविंग दैट मेनी आवर्स जितने रिक्वायरमेंट है CSIR को। पेपर वाज टफ, जब मैंने दिया मुझे रियलाइज हुआ कि इतनी पढ़ाई से नहीं होगा। तो मैंने ऑफलाइन ज्वाइन करने का सोचा, मैंने मेरे पेरेंट्स से डिस्कस किया। सो दे वर लाइक कि मतलब इट्स योर विश, इट्स अप टू यू, अगर तुमको करना है तो यू कैन ज्वाइन ऑफ कोर्स। तो फिर मैंने बात करी, पूछा, तो मैम ने बोला कि यू कैन ज्वाइन, यू कैन स्विच फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन। तो फिर मैंने ऑफलाइन स्विच किया था। ओके, तो फाइनली आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया। तो Yes. चलिए थोड़ा ऑफलाइन के बारे में आते हैं कि IFS में जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं स्पेशली आपके CSIR नेट JRF के लिए, तो फिर जब आपने क्लासेस ज्वाइन किया तो एक दिन में क्लासेस कैसे चलते थे? मतलब कितने घंटे की होती थी, क्लास की टाइमिंग क्या होती थी, ब्रेक क्या होता था? क्लासेस हमारी मॉर्निंग 8 o'clock से होती थी। 2 शिफ्ट में क्लासेस होती हैं, 2 क्लासेस चलती थी ईच डे, लाइक 8 to 10 1 क्लास एंड देन ब्रेक, एंड देन 11 to 1 अनदर क्लास। सो हम लोग 1 के बाद आफ्टर 1 और 1:30 डिपेंड्स कि जो टॉपिक चल रहा है वो एक्सटेंड हो जाती है 10 to 15 मिनट्स। एंड देन आफ्टर दैट हम लंच करने जाते थे, एंड देन लाइब्रेरी वाज ओपन टिल 11 PM। सो till we can, मतलब it depends on us, not everybody used to sit, but Okay. yes it's up to us कि हमें कितनी देर बैठना है और कितनी देर पढ़ना है। ठीक है, तो मतलब आपने कहा कि लाइब्रेरी की भी सुविधा होती है, तो क्लासेस चलते थे उसके बाद भी आप उसी के बाद ही तो आप लाइब्रेरी यूज करते Yes, होगे, sir. क्योंकि क्लासेस में तो बैठना जरूरी है, उसके बाद ही तो आप लाइब्रेरी में Yes, बैठोगे। yes, sir. तो लाइब्रेरी में कितने समय तक ओपन रहता था? लाइब्रेरी सर 11 o'clock तक ओपन रहती है यूजुअली। मतलब हाँ। नाइट या मॉर्निंग की बात नहीं, होगी? नाइट नाइट 11 तक ओपन Yes, रहता है, sir. ये Night आपको में ध्यान 11 रखना है। यस, नाइट में ठीक है। 11 तक ओपन रहता था। एंड देन जैसे जैसे एग्जाम नियर बाय आता है, लाइब्रेरी की टाइमिंग एक्सटेंड होकर 12 o'clock हो गई थी। Okay. सो नाइट में वी कैन स्टडी टिल 12 o'clock। तो इतनी रात में फिर जाने में परेशानी नहीं होती थी कि वो रात 12 बज गए तो फिर आप मतलब आपको हॉस्टल में रहना होता होगा, जहाँ भी आप स्टे करते थे, जहाँ भी आपने रहने की सुविधा रखी थी, तो फिर वो कैसे हुआ? नो सर, इट वाज नियर बाय ओनली, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बिकॉज और भी फ्रेंड्स होते थे जो लोग बैठते थे, तो उनके साथ कंपनी मिल जाती थी आने ओके, जाने में। मतलब कि आप जो पास हैं वो रात के लंबे समय तक रुककर पढ़ाई करते थे, क्योंकि वो बात होती है कि रूम पे थोड़ा बेड ही दिखता है जाते के साथ और फिर सोने का मन होता है। तो कई लोग जो पास में रहते थे वो अप्रोक्सीमेटली 11 या 12 तक स्टे करते थे रात के और अपनी पढ़ाई को रखते थे। तो इस दौरान आप कैसे मतलब खाना वाना और कैसे मैनेज किया? सर लाइक क्लास ओवर होती थी 1 o'clock पे, तो यही नीचे मेस में मैं लंच कर लेती थी, एंड देन क्लास आके वापस नींद आती थी, थोड़ा बेंच पे सो लेते थे, एंड देन आफ्टर दैट पढ़ते थे। फिर रात का भी डिनर वगैरह यहीं पे करती थी नीचे मेस में, ओके, एंड देन वी यूज्ड टू स्टडी लाइक हियर ओनली इन द लाइब्रेरी। ठीक है। मिडवे में दादा सर आकर के काफी बार मोटिवेट करते रहते थे बीच बीच में कि जो सो रहा है उसको उठाते थे, बोलते थे कि बाद में सोना, पहले पेपर क्लियर करो। और भी इवन नियर टू द एग्जाम जब लाइब्रेरी 12 o'clock तक ओपन रहती थी, तब भी दादा सर आते थे सबको देखने के मतलब लिए। रात में बीच में सर रात आते में ही सर रहते आते थे, वो चले Okay, जाते okay, थे, perfect. बट वो वापस से आते थे मतलब देखने चेक के करने लिए। के लिए कि कौन क्या कर रहा है, अगर Yes. सो रहे हो तो फिर डांट भी खाने वाले। Yes, ठीक है, yes, चलिए yes. परफेक्ट। तो जब आप क्लास करती थी और क्लास होते थे तो स्वाभाविक सी बात है सबको डाउट्स आते थे Yes. और आते ही हैं, तो Yes. फिर वो डाउट्स के लिए आप कैसे करते थे? टीचर से कैसे अप्रोच करते थे आप? टीचर्स सर ऑफिस में अवेलेबल रहते हैं, हमको बता देते थे कि सर 8 o'clock तक है, 9 o'clock तक है रात में, या मैम कब तक अवेलेबल है। आफ्टर क्लास हमको बोल दिया जाता था, तो इफ अगर हमको डाउट्स है तो स्किपिंग द लंच पार्ट हम लेटर ऑन जा करके उनसे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए बेहतर है। और उसके बाद फिर ये बताइए कि लगभग एक दिन में 2 लेक्चर्स हो रहे थे और पूरे वो मंडे से सैटरडे लेक्चर चलता होगा और Yes. संडे टेस्ट होते होंगे। यस सर। तो संडे फुल लेंथ टेस्ट होता था पूरा का पूरा? नहीं सर, संडे टेस्ट होता था लाइक 9 to 11:30 और 9 to मतलब वो डिपेंड 8 से होता है या 9 से, हमें इन्फॉर्म किया जाता है। ओके, 11:30 तक टेस्ट ओवर हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद डिस्कशन होता है। ठीक है। तो उस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस होते थे? मतलब जैसा CSIR का पैटर्न होता है सेम पूरा पैटर्न होता एग्जैक्टली? है। पार्ट ए में वही 20 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच वी हैव टू अटेम्प्ट 15, एंड पार्ट बी में वही 35 क्वेश्चंस,
50 क्वेश्चन आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 35। सेम पैटर्न होता है, एग्जैक्ट टाइमिंग भी वैसे दी जाती है, मैम आती रहती है राउंड लगाने के लिए, सर भी काफी बार आते हैं कि नोबडी इज चीटिंग और समथिंग लाइक दैट। तो उतना अटेंशन के साथ हम ऑफलाइन पेपर देते थे। ठीक है, चलिए आपने पढ़ाई की, टेस्ट दिया हर संडे को, तो मतलब जो वीक में पढ़ाया गया वो आपको संडे टेस्ट में दिया जाता था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता होगा कि हर बार अच्छे स्कोर आते होंगे। तो मोस्टली किस ओर था कि शुरुआत में जब टेस्ट दिया तो मोस्टली खराब थी और रिजल्ट जा रहा था, मतलब होता नहीं कि प्रिपरेशन नहीं हुआ, अभी शुरुआत है तो नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा हुआ? सर एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से ही 40%, 42, 45, 50 इसी में लाई करती आई हूँ। बहुत ही रेयर हुआ है कि मैं 20-30 में गई हूँ, बट यस, इससे ज्यादा भी नहीं बढ़ पाई, इससे कम भी नहीं हुई। दिस वाज द रेंज इन ऑल माय संडे टेस्ट। तो मतलब जब आप संडे टेस्ट देते थे तो उसका कोई फायदा फाइनल एग्जाम में आपको दिखा क्या? यस सर, ऑफ कोर्स, बिकॉज व्हेनेवर वी स्टडी, काफी बार होता है आफ्टर क्लास जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि कौन से पॉइंटर्स को याद रखना है, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बट जब हम संडे टेस्ट रेगुलरली देते हैं तो वो क्वेश्चंस का पैटर्न हम लोग देख के समझ में आता है कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसको शायद हम लोग रीड भी नहीं कर रहे थे पॉइंट्स को, वो इतने इंपॉर्टेंट है कि वो 4 मार्कर्स क्वेश्चन में आता है। तो उससे हमें काफी हेल्प मिलती थी, मुझे पर्सनली काफी हेल्प मिलती थी, इसलिए मैं संडे टेस्ट कभी भी स्किप नहीं करती थी। ठीक है, मतलब होता है ना कई बार कई लोग नोट्स केवल पढ़ते रहते हैं और उसके बाद फिर उससे बहुत उनको लगता है कि हमें सब आने लग गया, लेकिन फिर जब क्वेश्चन फ्रेम होता है तो उनको लगता है क्वेश्चन देख के क्या ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इसीलिए दोस्तों टेस्ट और अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी है, जैसा अलीशा ने भी किया। ठीक है अलीशा, तो आपने कितने अटेम्प्ट CSIR दिए लगभग? सर दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर प्रिपरेशन, बिकॉज जो लास्ट ईयर अटेम्प्ट दिया था 2022 सितंबर, वो तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी थी। तो ठीक है, तो वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें MSc रनिंग था या कंप्लीट हो चुका? नो सर, MSc जस्ट जुलाई में कंप्लीट हुआ था एंड देन सितंबर में मैंने पेपर दिया था। ओके, मतलब आपने सफिशिएंट टाइम नहीं दिया था तो शायद आपको ये लग रहा है। ओके, फिर आपने कहा कि आपने ऑनलाइन से ऑफलाइन स्विच किया, तो सबसे पहले ऑनलाइन में क्या आपको अपने में कमी दिख रही थी? क्योंकि क्लासेस में तो वही दिया जाता है जो ऑफलाइन में दिया जाता है। लेकिन आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा ना कि आपको लग रहा होगा कि मैं शायद ऑनलाइन में ऐसे नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मेरे से ये नहीं हो पा रहा, या फिर कहाँ पर आप चूक रहे थे या क्या प्रॉब्लम हो रही थी ऑनलाइन? सर एक्चुअली ऑनलाइन में मैं उतना अटेंटिवली नहीं पढ़ पा रही थी। लाइक क्लास चल रही है, मैं सोफे पे बैठ के क्लास कर रही हूँ, नींद आ जाती है बीच बीच में, तो वो जो नोट्स बनाने का टाइम है टिल लाइक 1 आवर बहुत प्रॉपरली पढ़ा, बट आफ्टर दैट थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था घर। और इवन आफ्टर दैट क्लास करने के बाद भी मैंने 2 घंटा क्लास कर लिया अच्छे से फोकस, देन अनदर क्लास मैंने फोकस से कर ली, तो उसके बाद सेल्फ स्टडी का जो टाइम था वो मैं सफिशिएंट नहीं दे रही थी। मतलब कि क्लास तो सही चल रही थी लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही थी, कभी नींद आ जा रही थी, कभी मतलब डाइवर्ट हो जा रहे थे, ये सारी बातें। तो फिर आप जब ऑनलाइन से ऑफलाइन क्लास में स्विच किए तो फिर आपको क्या डिफरेंस नजर आने लग गए? सर एक्चुअली वो कंसिस्टेंसी, वो इन्वायरमेंट कि हमारी सराउंडिंग में भी सब उसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मुझे घर पे नहीं मिल रहा था। शायद जो लैक मैंने फील किया कि मैं घर पर नहीं पढ़ पा रही थी, दिस वाज द बेसिक रीजन कि इन्वायरमेंट नहीं था। और मैं लाइब्रेरी में जब मैंने बैठना स्टार्ट किया तो सब सेम प्रिपरेशन कर रहे हैं, शायद मुझसे ज्यादा भी लोग, मैं सो भी रही हूँ 1 घंटा बट पीपल वर देयर जो नहीं भी सो रहे थे, आफ्टर हैविंग लंच वो डायरेक्टली बैठ के पढ़ भी रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो मुझे मोटिवेट करती रहती थी उनको देख के कि नहीं, आई शुड ऑल्सो ट्राई दिस, कि मुझे भी इतना टाइम नहीं देना है। यस ठीक है, चलो मतलब कि अगर आप ऑनलाइन में हो तो आप अपने हिसाब से, क्योंकि वहाँ टीचर्स तो जो आपको दे रहा है वो अपने तरफ से दे रहा है, लेकिन आप वहाँ पास क्या कर रहे हो वो तो टीचर्स कैसे देख पाएगा। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है डांट भी लग जाए, क्योंकि टीचर्स ऑलवेज वो बीच बीच में चेक करते रहते हैं आपको और सारे डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और वो होता है बेसिकली ना कि अगर सराउंडिंग में कुछ बातें चल रही है तो वो हमें प्रमोट भी करती हैं कि नहीं वो कर रहा है हम क्यों नहीं करेंगे, या फिर पढ़ना है देख के लगता है कि कंपटीशन कितना है। घर में क्या खुद अकेले हो, कंपटीशन की समझ ही नहीं आ रही है कि किस लेवल पर लोग मेहनत कर रहे हैं, किस लेवल पर लोग घिस रहे हैं खुद को, किस लेवल पर जा रहे हैं, वो रातें कैसे गुजार रहे हैं, ये सारी बातें हो रही थी। ठीक है, चलिए परफेक्ट। और उसके बाद फिर जब आप नोट्स बनाते थे तो वो कैसे, क्लास में टीचर्स आपको डिक्टेट करते थे या कैसे टीचर्स आपको नोट्स देते थे? प्रॉपर्ली सर हमें नोट्स वगैरह एवरीथिंग डिटेल्ड में डिक्टेट करी जाती है। इवन अगर डायग्रामेटिक कुछ है तो वो ड्रॉ किया जाता है, पूरा समझाया जाता है सिंपल लैंग्वेज में,
तो हम अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लाइक इन विच एवर लैंग्वेज वी डू प्रेफर, हिंदी, इंग्लिश और मराठी, व्हाटएवर, जिसको जो समझ में आती है तो हम उस लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाते हैं। और टीचर्स भी लिखवाते होंगे ना? यस सर, टीचर्स पूरा डिक्टेट करते हैं, जितने भी पॉइंटर्स हैं वो भी टीचर्स भी पूछते हैं कि हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, तो जिस अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स बोलते हैं सर उसमें या मैम डिक्टेट करती है पूरे नोट्स। ओके, ठीक है। तो फिर आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने नोट्स बनाया, तो कई स्टूडेंट्स का ये एक मन में बहुत बार सवाल आता है जो शुरुआत में प्रिपरेशन करते हैं कि जितने टीचर्स नोट्स दे रहे हैं क्या वो सफिशिएंट होगा, या फिर हमें और भी फॉरेन राइटर पढ़ना चाहिए, या कहीं से बुक पढ़ लेना चाहिए, या कहीं से कुछ और किसी के नोट्स प्रेफर कर लेने चाहिए, ऐसा ख्याल आ रहा था क्या? यस सर, मेरे फ्रेंड्स थे जो फॉरेन ऑथर्स को प्रेफर करते थे जब मैं लाइब्रेरी में बैठती थी, तो दे यूज टू आल्सो सजेस्ट मी कि सीएसआर में ये क्वेश्चन ये देखो डायरेक्टली आया है और यहाँ से पढ़ना चाहिए या यहाँ से करना चाहिए, बट मेरे साथ ऐसे कॉन्सेप्ट था कि जो मेरे नोट्स है पहले उनको मैं प्रॉपरली पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं कहीं और रेफरेंस में जाके देखूंगी। तो फिर आपने ये किया तो आपने क्या पाया, और फिर एग्जाम में जब आप बैठी तो आपको क्या लगा कि ये नोट सफिशिएंट थे जो आपको टीचर्स के द्वारा दिए गए, तो वही सफिशिएंट थे या आपको लगा कहीं और? नो सर, नोट्स आर सफिशिएंट अगर हम उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जाते हैं, नोट्स आर सफिशिएंट, इट्स जस्ट हमें प्रैक्टिकली खुद का अप्लाई करना है उन क्वेश्चंस में, बिकॉज सीएसआर के क्वेश्चंस कुछ भी रटने वाले नहीं होते, बिल्कुल खुद की प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करनी ही पड़ती है। सो दैट्स हाउ मैंने अपने नोट्स ही रेफर किए फॉर प्रिपरेशन। मतलब आपको भी लग सकता है प्रिपरेशन के दौरान कि शुरुआत में कि हमें और कहीं से पढ़ लेना चाहिए, लेकिन पहले वही बात होती है ना कि इतने यूनिट्स हैं, मतलब 13 सब्जेक्ट के ही टॉपिक्स हैं और उसके बाद फिर एक एप्टीट्यूड है, तो आप पहले केवल उस नोट्स को ही बहुत अच्छे से रिवीजन कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको एक बार पढ़ लिया तो दिमाग में छप गया, आपको रिवीजन भी मस्ट होता है। तो रिवीजन के साथ साथ अलीशा का ये कहना है कि आप केवल नोट्स को पहले प्रेफर करिए जो आपको बहुत ही काम आने वाला है, और उसके बाद फिर उस नोट्स को आपको कैसे क्वेश्चंस पर अप्लाई करना ये भी सीखना बहुत जरूरी है। तो रिवीजन को कितना समय देते थे आप? और क्लासेस में फिर क्लासेस होती थी, फिर रिवीजन करना होता होगा, फिर क्वेश्चंस करने होते होंगे, फिर संडे टेस्ट का प्रिपरेशन करना होता होगा, इसको थोड़ा बताइए कैसे कैसे किया? सर मैं पर्सनली संडे टेस्ट के लिए ऐसे कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं करती थी, लाइक क्लास ओवर हुई, सपोज आज मंडे है, क्लास ओवर हुई, हम लंच करके आए एंड देन लाइब्रेरी में बैठ के जो भी मॉर्निंग वाली क्लास में हुआ 8 to 10 वाली में वो पहले रिवाइज करते थे, और देन जो सेकंड क्लास में हुआ वो रिवाइज करते थे। तो मेरा एम ऐसा होता था कि मैं बाय 6 और 7 दोनों का रिविजन प्लस PYQs लगा के खत्म कर दूं, सो दैट इससे पहले जितना भी हमने पढ़ा है, जो भी पहले सब्जेक्ट्स हो चुके हैं वो स्किप हो जाते हैं, उनका रिवीजन नहीं हो पाता फिर लॉन्ग टाइम, तो मैं 6-7 के बाद ब्रेक लेके फिर उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश करती थी। तो लाइक दैट मैं संडे टेस्ट के लिए भी मेरा वैसे ही प्रिपरेशन होता रहता था, मैं कुछ अलग से मतलब मैं समझ चुका, मतलब आप भी समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, आपको मैनेज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समय थोड़ा कम होता है 6 महीना, और इसमें आपको सब कुछ करना है, पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि कई लोग होता है ना कि MSc एक रात पढ़ के आते हैं, क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ कि मैंने एक रात पढ़ा और फिर अगले दिन जाकर एग्जाम दे दिया, नंबर्स भी अच्छे आ गए, लेकिन CSAR बहुत डेडिकेशन मांगता है, बहुत सारी कंसिस्टेंसी मांगता है और फिर आंसू भी निकालता है। ठीक है, चलिए परफेक्ट है। और उसके बाद फिर जब आप ये सारी प्रोसेस करती थी तो PYQ और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते होंगे? yes. तो ये सारे PYQ और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप क्या प्रेफर करते थे? लाइक हमने रिवीजन किया, आफ्टर रिवीजन और बिफोर रिवीजन, इट्स अप टू यू कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है। तो लाइक मैं आफ्टर रिवीजन PYQ के क्वेश्चंस खुद सॉल्व करती थी। नहीं, यही पूछ रहा कि वो PYQ कहाँ से लेके आए थे आप, या कोई बुक थी? हमें जब मैंने एडमिशन लिया था तो हमें बुक्स मिली थी। ओके, PYQ वाली? यस सर, PYQs भी, प्रैक्टिस फॉर B सेक्शन भी, एंड देन एप्टीट्यूड के लिए भी, एंड प्रैक्टिस सेक्शन फॉर C भी, हमें सबके लिए अलग अलग बुक्स मिली थी, तो मैं उनसे ही प्रैक्टिस करती थी, जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, और वो ही पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर देते हैं अगर वो इनफ है, अगर हम उससे क्वेश्चंस लगाते हैं। बिल्कुल। तो उस बुक के बारे में मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा एग्जाम, फाइनल एग्जाम? 100% हेल्पफुल रहा है। एवरीबडी शुड ट्राई डूइंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अदरवाइज हमें आइडिया नहीं लगता कि कितना हम लैक कर रहे हैं जब तक हम क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करते। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर लाइक PYQs किए,
हम बार बार रिपीट करते रहते, बिकॉज पीवाईक्यूज एक टाइम के बाद खत्म हो रट जाते जाएंगे हैं। उसके बाद फिर। एग्जैक्टली। हाँ, सो ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करती थी मैं ट्राई, सो दैट डिफरेंट आइडिया लगे कि और कैसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज बोथ आर नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन। ठीक है। मन में कितनी बार ख्याल आया कि मुझसे नहीं हो पाएगा? 1000 टाइम्स। बहुत Okay. बार लगा ऐसा कि नहीं हो पाएगा, होगा कि नहीं होगा। इवन इन मॉक टेस्ट व्हेन आई हैव गिवन, उसमें भी मार्क्स कम आए फर्स्ट टाइम में, तो लग रहा था 4 दिन बाद, 1 वीक बाद पेपर है, मुझसे नहीं होगा, आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा। फिर वापस से प्रिपरेशन के लिए बैठना पड़ेगा 6 मंथ्स। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स थे, मल्टीपल थॉट्स थे, बट आफ्टर दैट टीचर से बात करती थी, आपसे बात करने आई, प्रतीक्षा मैम से बात करती थी, सबने यही बोला कि जस्ट डोंट गिव अप, यू हैव टू स्टडी ओनली, रिजल्ट पार्ट साइड रखो और पढ़ाई कंटिन्यू कंटिन्यूस रखो। लेकिन ठीक है चलो, लेकिन वो बात आती है ना कि लोग सजेशन तो आसानी से दे ही देंगे, और जिन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, टीचर्स ने जैसा एक्सपीरियंस किया, वो आपको सजेशन देंगे ही देंगे। लेकिन फिर अपने सबसे मन की बात आती है ना कि अपने से एक लड़ाई है, तो फिर मन में नेगेटिविटी आती थी, तो उससे उस समय आप अपने आप को कैसे समझाते थे, या फिर अपने आप से क्या कहते थे आप? खुद से कहना बहुत जरूरी, क्योंकि दूसरे तो आपको बहुत कुछ कह देंगे। यस सर, खुद से केवल यही कहना होता था, जितना खुद से 100% पूरे दिन में दे सकते हैं। आई हैव टू राइट कि मैंने कितना पढ़ा है आज, वो एक एम रख के मॉर्निंग में उठना है कि आज कितने टॉपिक्स कवर अप करने हैं, उनको टिक करना है, रात में जाने से पहले देखना है उतना पढ़ा है कि नहीं, वो एक सेटिस्फैक्शन लेकर के मैं सोती थी। जिस दिन उतना नहीं हुआ तो वो तो ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता ना कि आपने जिस दिन जितना टारगेट किया हर दिन उतना उतना हो नो जाए। सर, इट्स लाइक मैंने जिस दिन मॉल बायो, सेल बायो पढ़ा, तो मैं साथ में और भी हेवी सब्जेक्ट्स नहीं कैरी ऑन कर पाती थी। ठीक है। वो जब हम रिवीजन करते हैं तो हमको समझ में आता है कि लाइक मॉल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो डेवलपमेंटल कर रहे हैं, तो उसके साथ हमको एक इवोल्यूशन रख लेना चाहिए, सो दैट थोड़ा माइंड सेटअप चेंज हो जाए। बिकॉज क्या होता है, सब कॉन्सेप्चुअल है, मॉलिक्यूलर बायो, सेल बायो, सब एक साथ कैसे जाएगा, तो थोड़ा लाइट भी रखना होता है और थोड़ा हैवी भी, इट्स लाइक ठीक है चलो। तो फिर आपने एग्जाम में प्रिपरेशन किया, क्लासेस पढ़े, बहुत सारे पीवाईक्यू किए, प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, और इस दौरान फिर आपने कितने यूनिट मतलब कितने यूनिट पढ़ा और कितने यूनिट को स्किप कर दिया था? सर एक्चुअली मैंने एक यूनिट स्किप करी थी कंप्लीटली, दैट इज एनिमल फिजियोलॉजी। ओके। एंड देन उसके अलावा मैंने सब पढ़ा था, बट यस, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी बहुत कम पढ़ा था। लाइक केवल प्लांट का डाइवर्सिटी या एनिमल का बेसिक पढ़ गई थी, कितना सेगमेंटेशन है वो सब रीड आउट करके गई थी कि अगर बाई चांस 2 मार्कर क्वेश्चन पार्ट बी में आता है तो वो मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ। और उसके अलावा इकोलॉजी, इवोल्यूशन जितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे सब उतना मेरे अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट था, मतलब नॉट सीएसआर के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं कि हम तो पढ़ा ही रहे हैं, उसमें से स्टूडेंट्स खुद भी अपना इम्पोर्टेंट ढूंढ लेते हैं, वो अलग से एक होशियार बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो चूकते हैं। तो आपका सबका होना चाहिए अपने अपनी स्ट्रेटेजी, तो इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी ईमानदारी से बताई, ठीक है। लेकिन सबसे बेहतर सब्जेक्ट कौन सा जा रहा था आपका, इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि आपने छोड़ा क्या या फिर किसको कम किया ये तो बता दिया, सबसे बेहतर कौन से सब्जेक्ट पे कर रही थी आप? सबसे बेहतर मेरे अकॉर्डिंग सर डेवलपमेंटल बायो एंड प्लांट फिजियोलॉजी। Okay. तो मैं डेवलपमेंटल बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये सब मैं स्ट्रॉन्ग करके जा रही थी, सेल सिग्नलिंग, सो दैट इनमें से लाइक 6 क्वेश्चन पार्ट सी में आते हैं, तो इनमें से मेरे 3-4 बनने ही चाहिए, मुझे उतना स्ट्रॉन्ग चाहिए था। ठीक है चलिए। और उसके बाद फिर जब आप एग्जाम देने जा रहे थे तो मन में क्या ख्याल थे, होने वाला है? क्योंकि मेरे मन में तो यही ख्याल रहता था कि काश बस हो जाए कैसे भी करके इस बार, क्योंकि इतनी मेहनत की है। लेकिन मन में एक तरफ कहीं कोने से आवाज आती थी नहीं हुआ तो क्या ये आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा था? यस सर, लाइक बिफोर एग्जाम, लाइक कल अगर एग्जाम है तो आज मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं पढ़ पा रही थी, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, लग रहा था विच एवर नोटबुक मैं खोल रही थी पढ़ने के लिए, लग रहा था ये नहीं दूसरी पढ़नी चाहिए, Okay. ये वाली नहीं दूसरी रिवाइज करनी चाहिए। तो उसमें फिर मेरी मदर से जब मेरी बात हुई तो मैंने मम्मी को बोला कि नहीं हो रहा है मुझसे, आज मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, बहुत नर्वसनेस है, मुझे नहीं पता। तो मम्मी वाज लाइक हो गई, जितनी पढ़ाई करी है डन, बी हैप्पी, सेटिस्फाइड, खुद को काम रखो, घूम के आओ, कुछ भी करो, आज मत पढ़ो। रात में भी मम्मी ने मुझे कितनी बार, लाइक मुझे नींद नहीं आ रही थी, 11 o'clock, 12 बज गया, 1 बज गया, सुबह मॉर्निंग में पेपर था,
तो मम्मी ने बहुत बार कॉल करके बोला लेकिन कि ठीक बस। है, वो तो मम्मी ने कह दिया, वो मम्मी की ड्यूटी है कि बेटे और बेटियां इतने पैनिक ना हो, जो उन्होंने किया उनको मिलेगा ही। लेकिन वो हमारे अंदर भी तो चलता रहता है ना कि कोई कितना भी कह ले, लेकिन बार बार ख्याल नोटबुक के पास ही जाएगा, Yes. रिवीजन के पास ही जाएगा, तो Yes. वो आप खोल ही रहे होगे, ऑब्वियस सी बात Yes. है। ठीक है, चलिए फिर एग्जाम दिया और ये सारी दुविधा दूर हुई, जो भी आपने पढ़ा वो सारे 3 घंटे में डिलीवर किया, तो एग्जाम देने के बाद फिर मन में क्या ख्याल थे? सर एक्चुअली ना जो मैंने एग्जाम दिया तो मेरा लाइक 3 आवर का ड्यूरेशन में 2 आवर्स में मेरा पार्ट सी और पार्ट बी हो गया था। ओके। तो उस मोमेंट पे तो मुझे नहीं रियलाइज हुआ कि शायद मैं एक्स्ट्रा फास्ट हूँ या एक्स्ट्रा स्लो, या तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है इसलिए मेरा इतनी फास्ट हुआ है। फिर पार्ट ए मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी इतना बिकॉज ऑफ लेस टाइम, और पार्ट ए में जितना मुझे बेसिक एप्टीट्यूड आता था मैंने वो ट्राई किया, लाइक 10 to 15 मिनट्स में। रिमेनिंग 1 आवर में मैंने 15-20 मिनट्स पार्ट ए को दिए, उससे मुझे जितने क्वेश्चंस बने मैक्स टू मैक्स मैंने किए, एंड देन वापस से मैं पार्ट बी पे पार्ट सी पे जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू रखे थे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो ये बताइए जरा कि पार्ट सी में कितने किए, पार्ट बी में कितने किए और ए में कितने किए? पार्ट सी में सर मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, Okay. और पार्ट बी में मैंने 27 किए थे, और पार्ट ए में मैंने 5 क्वेश्चंस किए थे। गलती कितने कितने हुए? पार्ट ए में सर मैक्सिमम गलती गए, लाइक 5 किए थे, कितने गलत हो गए? 3 गलत हुए 3 पार्ट ए गलत में, हुए, ठीक है। और बी में? पार्ट बी में 4 गलत हुए। किए कितने थे? 27। 27 में 4 ही गलत थे। Yes, sir. ठीक है, और और फिर पार्ट सी में 2 गलत हुए sir। 2 गलत हुए थे, ठीक है, चलिए परफेक्ट। और फिर आपने इतने रॉ नंबर मतलब एक्यूमुलेट किया और आपने पाया, उसके बाद फिर आपको उस समय मतलब जब लग रहा था कि जब आपने देखा कि इतना में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई बार लगता है कि हाँ कहीं कट ऑफ हमारे समय ही मत बढ़ जाए। सर एक्चुअली जब रॉ स्कोर मैंने उस टाइम पे तो देखा भी नहीं, जब रिस्पॉन्स शीट आई तो मैं काफी डर गई थी कि मुझे रिस्पॉन्स शीट नहीं देखनी, और आई वाज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि मेरा नहीं होगा, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, मेरे 24 क्वेश्चंस बने 25 नहीं हुए। अलग मेंटालिटी में थी उस टाइम पे मैं, तो मुझे लग रहा था नहीं होगा, तो मैंने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करी थी बट मैंने देखी नहीं कि मुझे नहीं देखनी है रिस्पॉन्स शीट, और ICMR का पेपर है, मुझे इसके लिए प्रिपरेशन करनी है, एटलीस्ट मुझे एक पेपर चाहिए फॉर एज एन JRF, तो मैंने नहीं देखा था उस टाइम पे। तो ओके। और फिर जब रिजल्ट आया और आपके मन में ख्याल यही था कि आपने सोचा था कि नहीं होगा, लेकिन जब फिर रिजल्ट आया तो फिर क्या हुआ? सर रिजल्ट आया, इवन रिजल्ट देखने के टाइम में मैं अपने फादर के बगल में बैठी थी, घर पे सब कोई था नहीं, सब बाहर थे, तो मैं काफी स्कैर्ड थी कि नहीं आने वाला रिजल्ट, मैं क्यों देखूं, मुझे नहीं देखना है, मैं सारे अपनी बुक्स वगैरह यहीं पे छोड़ के गई थी घर कि मुझे वापस आना है पढ़ने के लिए, तो नहीं आ रहा है क्यों, मैं ऑलरेडी बहुत रोना आ रहा था। फिर पापा ने बोला देखोगी तो थोड़ा समझेगा कि कहाँ गलती है कहाँ नहीं है, तो फिर तब मैंने लॉग इन किया, फिर मैंने पार्ट ए का स्कोर देखा जिसमें मेरे मतलब 3 गलत थे, दैट्स व्हाई इट वाज 0.36 0.4 के अराउंड था वो परसेंटाइल। तो मैं डर गई थी और मैंने उतने में ही रख दिया फोन कि मेरा नहीं हुआ है, और मैं रोना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरा भाई आया, उसने देखा तो उसने कम्प्लीटली बोला कि नहीं तुम्हारा स्कोर तो काफी अच्छा है, सिंस स्कोर कार्ड जब आया तो उसमें हमें रैंक और रिजल्ट नहीं लिखा होता है, केवल परसेंटाइल लिखी होती है, तो मेरी परसेंटाइल 99.54 थी। तो भाई ने देखी, तो मेरे ब्रदर को इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे कि ये पेपर क्वालिफाई हो, ऑफ कोर्स इतने मार्क्स है तुम्हारे, इतनी परसेंटाइल है तो निकलेगा। मेरा ऐसा था नहीं, ओपन कैटेगरी वालों को बहुत हाई कट ऑफ जाता है, अभी भी निकलेगा कि नहीं। फिर मैंने प्रतीक्षा मैम से आपसे कांटेक्ट किया, तो फिर मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ कि नहीं हो जाएगा। चलिए परफेक्ट, फिर फाइनली आपको सफलता मिल गई इतने सारी कश्मकश और इतनी सारे उलझनों के बाद। तो चलिए, जो आपने अपने सफर में आपके साथ जो थे या आपके टीचर्स थे या फिर जिन्होंने भी आपका साथ दिया, अच्छे दोस्त भी होंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच फॉर लाइक एवरी मोमेंट, मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए। जितनी बार मैंने लो फील किया है उतनी बार मुझे उठाने के लिए कि नहीं करना होगा ऐसे, यू डोंट हैव टू बी नेगेटिव ऑल दिस, पढ़ाई करो, खुद का 100% दो, खुद को रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने पढ़ाई नहीं करी, दैट्स ऑल। रिजल्ट साइड में, ठीक है, मतलब आप अपने लिए मेहनत करिए ईमानदारी से, रिजल्ट तो देख लिया जाएगा, ठीक है। और फिर जो 23 दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपसे कुछ पूछना चाहें या आप उनको पहले बोलना क्या चाहेंगे आप?
केवल एक ही चीज बोलना चाहूंगी, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी भी आएगी, बहुत सारे सराउंडिंग में लोग होंगे जो नहीं भी पढ़ रहे होंगे और बहुत होंगे जो पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल। तो वो हम पर डिपेंड करता है कि हमें किसको देखना है, लाइक पॉजिटिव या नेगेटिव। और अगर ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो शायद कहीं मत देखो, जस्ट खुद को बैठ के खुद से एक बार बात करो कि हमें क्या चाहिए, वाई वी आर हियर, वाई वी आर गिविंग 6 months फॉर दिस प्रिपरेशन। फ्यूचर देख करके खुद से पढ़ाई करो। ज्यादा डाउट्स आते हैं देन ऑफ कोर्स इफ यू आर कनेक्टेड विद आईफास्ट तो टीचर्स आर देयर, ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट विद दिस कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। जस्ट स्टडी, जस्ट गिव योर 100%, दैट्स ऑल। तो मतलब आपको फाइनली आईएफएस में पढ़ने के बाद फिर एमएससी जब पढ़ा और फिर आईएफएस में जो पढ़ा उसमें कितना डिफरेंस आपको दिखा? ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज। आई वाज फीलिंग लाइक मास्टर्स किया भी है या नहीं, मुझे वो बहुत डिटेलिंग में हमने जब CSIR के लिए पढ़ा है तो बहुत डिटेलिंग में पढ़ा है। मास्टर्स में हमने इतना डिटेलिंग नहीं पढ़ा। इट वाज लाइक एज यू सेड कि 1 day बिफोर रीड आउट करके जाते थे और पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाते थे, तो वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था कि हम एक दिन पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो हम 1 महीना क्यों पढ़ाई करें। इट वाज लाइक दैट। बट वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं करता, तो यू शुड नॉट ट्राई ऑल एट ऑल। पूरा टाइम ही पढ़ना चाहिए। चलिए, और फैमिली और रिश्तेदारों का कैसा प्रेशर था आपके ऊपर? एक सफलता होती है ना कि सफलता हमें बहुत प्रेशराइज करती है कि हमें सक्सेस होना है। तो घर वालों की तरफ से कैसा प्रेशर था, रिश्तेदारों का कैसा प्रेशर था, और खुद से आप अपने आप को कितना प्रेशराइज कर रहे थे? एक्चुअली सर, पर्सनली मेरे पेरेंट्स का, मॉम एंड डैड का इतना कुछ हाई लेवल प्रेशर नहीं था कि तुम्हें कैसे भी करो, बिकॉज वो मुझे देखते रहते थे कि मैं कंटिन्यूसली नेगेटिविटी बहुत लाती थी। मैं खुद से ही, कोई नहीं लाता था, मैं खुद से नेगेटिविटी लाती थी कि मेरा नहीं होगा, मैं उतनी कैपेबल नहीं हूँ। बट मम्मी पापा का था तुम बस पढ़ती रहो, हो जाएगा। और बट जो भी मेरे और फैमिली मेम्बर्स हैं, लाइक रिश्तेदार जो भी हैं, उनका ऐसा था इतने टाइम से शी इज आउट, क्योंकि मेरा मास्टर्स भी बाहर से हुआ, तो सबका ऐसा था कि बाहर से पढ़ाई कर रही है, कब तक पढ़ाई होगी, कब जॉब करेगी, कब रिजल्ट आने वाला है। सो इट वाज, वो सब प्रेशर मम्मी पापा के ऊपर था। मेरे ऊपर केवल मम्मी पापा की पॉजिटिविटी थी कि तुमको बस पढ़ाई करनी है। परफेक्ट। और वो कभी ऐसा प्रेशर आया कि अब एमएससी हो गई है, इतने समय हो रहे हैं, तो वो होता है ना मोस्टली लड़कियों के साथ कि नहीं अब बहुत समय हो रहा है, घर आ जाओ, शादी वादी का देखते हैं, ऐसा कुछ होता था? क्योंकि मैंने कई लड़कियों के साथ सुना है कि प्रेशराइज हो जाते हैं वो, या कई बार ऐसे सोसाइटी का प्रेशर होता है, तो ऐसा कुछ? सोसाइटी का ही एक्चुअल प्रेशर कई बार मम्मी पापा के ऊपर आया है कि कब तक वेट करना है, कब तक रुकना है, और शी इज गोइंग टू बी लाइक 23 शी इज राइट नाउ, तो कब तक वेट करोगे। बट मम्मी पापा का थोड़ा न्यूट्रल रिएक्शन रहता था कि नहीं, पढ़ लेने दो जब तक पढ़ना। ज्यादा बेहतर है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, और पेरेंट्स ही आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, ये भी ख्याल रखिए। सो ये रही दोस्तों सफलता बाद में, लेकिन पहले संघर्ष की कहानी। और रोया कितनी बार था, मतलब इस प्रिपरेशन के दौरान या फ्रस्ट्रेशन के लिए? सर बहुत बार, लाइक प्रिपरेशन के टाइम पे भी बहुत बार रोया है, पेपर देने के बाद भी बहुत बार रोया है, क्योंकि पेपर नहीं निकलेगा इस कॉन्फिडेंस से। तो फाइनली अब, लेकिन अब मुस्कुराहट चेहरे पर है और सफलता हाथ में है। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए कि आप फ्यूचर में जाकर बहुत ही अच्छा करें। और ऑब्वियस सी बात है, आपको देखकर आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स और डेफिनेटली आईएफएस बहुत हैप्पी है, और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। और आपके पेरेंट्स को भी बहुत शुभकामनाएं हैं पूरी आईएफएस के टीम की तरफ से। सो ये रही दोस्तों बात। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है इनसे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिए, ये आपको जवाब दे देंगे, या आईएफएस की टीम की तरफ से आपको जवाब मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज हम अपनी बातों को यहीं रोकते हैं और जल्दी मिलेंगे किसी एक और संघर्ष भरे सफलता की कहानी को सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।